हेलो एवरीवन। जो टाइप 9 था उसमें हम लोगों ने एक सीक्वेंस एक सीरीज टाइप का देखा था, कुछ इस टाइप का के प्लस वन सी के, है ना, एंड सो ऑन टिल एन सी के, है ना। इस टाइप का हम लोगों ने कुछ देखा था। तो इसी टाइप के और तुम्हारे को मैं सीरीज दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सही है। तो इसी टाइप का एक सीरीज एक सीक्वेंस इस टाइप का भी है कुछ एन सी जीरो प्लस एन सी वन, और ऐसे करते करते एन सी एन तक, मतलब जैसे एन सी जीरो, फिर एन सी वन, फिर एन सी टू, एन सी थ्री, ठीक है, एन सी फोर, ऐसे करते करते सबसे आखिरी वाला कौन सा होगा, एन सी एन। बस तो ये जो पूरा सम है ये किस चीज़ के बराबर होगा, राइट। तो ये हमारा एक तरीके से टॉपिक है। इसको बोलते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, क्योंकि एन सी जीरो एन सी वन मतलब बेसिकली एन सी आर, हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो इनका सम, ठीक है। तब ये निकालेंगे कैसे, है ना। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कैसे निकाला जाए इनको, ठीक है। तो मतलब इसके दो तरीके दिखाऊंगा। एक तरीका दिखाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम से, और दूसरा तरीका इसको निकालने का होगा वो होगा आपका पीएनसी से, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो अगर बाइनोमियल थ्योरम से सोचेंगे तो तुम ऐसे कंसिडर करो इसको, वन प्लस एक्स की बार एन है अपने पास, तो ये कितना होता है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स, फिर एन सी टू एक्स का स्क्वायर, एन सी थ्री एक्स का क्यूब, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है ये, है ना, एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन। अब तुम खुद लॉजिकली सोच के देखो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एन सी जीरो, फिर एन सी वन चाहिए, तुम्हें एन सी वन के साथ एक्स नहीं चाहिए, फिर प्लस में तुम्हें चाहिए सिर्फ एन सी टू, तुम्हें एन सी टू के साथ में एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो क्या मैं एक्स को जीरो बोल दूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक्स को जीरो डाल दिया तो सिर्फ एन सी जीरो बचेगा, क्योंकि भाई एन सी वन इंटू जीरो तो खत्म, फिर एन सी टू इंटू जीरो वो भी खत्म, फिर तो ये पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ एन सी जीरो बचेगा। सही है ना। तो क्या करा जाए फिर, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये इनविजिबल हो जाए, इनविजिबल मतलब कि एक्स गायब ही हो जाए यहाँ से, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक्स को वन डाल सकते हो, क्योंकि वन इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग ओनली। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वन डाल दूँ, मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वन डाल दिया, तो एक्स इक्वल्स टू वन डालते क्या बन जाएगा, एन सी जीरो को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं। इधर क्या होगा, ये बन जाएगा एन सी वन, और बाकी एक्स खत्म, क्योंकि ये सिंपल क्या हो जाएगा, इंटू वन, और एन सी वन इंटू वन कितना होगा, एन सी वन ही, तो बस इसको ऐसे छोड़ दो, है ना। सिमिलरली एन सी टू इंटू वन का स्क्वायर कितना होगा, एन सी टू, तो बस सिंपल लिख दो एन सी टू, फिर ऐसे आ जाएगा एन सी थ्री एंड सो ऑन टिल एन सी एन। तो तुम कहोगे क्या फ़ायदा निकाला भाई तुमने, है ना, ये इतना ही तो आया। मैंने कहा भाई एल एच एस भूल गया क्या वन तो इसमें भी जाएगा ना, अगर तुमने इसमें डाला तो इसमें भी डालोगे, तो वन प्लस वन होल की पार एन, कितना आ गया आंसर, टू की पार एन आ गया। ओहो, दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि अगर मैं सब चीज़ों को हटा दे रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखे हुए बहुत सारे, तो उसका सीधा आंसर आता है टू की पावर एन। तो ये जो बड़ी सी सीरीज़ है ये सीधे सीधे टू की पावर एन के बराबर हो जाता है। तो ये तो इसका प्रूफ हो गया बाइनोमियल थ्योरम से। अगर तुम इसको प्रूफ करना है पीएनसी से, ठीक है ना, अगर तुम्हें पीएनसी से प्रूफ करना है तो तुम एक कंडीशन को कंसिडर करो, कंसिडर या क्वेश्चन की तरह ले लो इसको, कि तुम्हारे सामने एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और तुम इसमें से एटमोस्ट एन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब हम एन डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, या तो एन चुन लो, या एन माइनस वन चुन लो, या एन माइनस टू चुन लो, ऐसी, या फिर तुम तीन चुन लो, या दो चुन लो, या एक चुन लो, या एक भी मत चुनो, तुम्हारा मन है, पर एन से ज़्यादा नहीं चुन सकते, ऐसा वाला है। ठीक है, वैसे तो ये सुनने में बकवास लग रही है, क्योंकि एटमोस्ट एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब बना, अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैंने बोला एटमोस्ट तुम 10 ही चुन सकते हो। अबे ऑब्वियसली बात है कि एटमोस्ट 10 ही चुन सकते हैं, 11 तो चुन नहीं पाएंगे 10 में से 11। ठीक है, एटमोस्ट जो शब्द है वो बेसिकली ऐसे यूज होता है कि 10, तुम्हारे पास 10 हैं तो तुम एटमोस्ट इसमें से 6 चुन सकते हो, मतलब कि तुम 7 ऑब्जेक्ट्स नहीं चुन सकते। तुम 7 ऑब्जेक्ट चुन तो सकते थे ना इसमें से, पर मैंने शॉर्टकट के लिए लिख दिया एटमोस्ट एन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का सीधा मतलब ये मेरा ये था कि या तो एक चुन, या दो चुन, या तीन चुन, ऐसे करते करते, या फिर एक भी मत चुन, ऐसा वाला है। सही है, तो अब सोच के देखो इसके भी इसको भी हम कैसे समझा सकते हैं। अब देखो देखो, एन ऑब्जेक्ट में से या तो मैं कोई भी ना चुनूं, तो वो कितने तरीके से हो सकता है, एन सी जीरो कि एन में से कुछ भी मत चुनो, या एन में से एक चुनो, या एन में से दो चुनो, या एन में से तीन चुनो, या एन में से चार चुनो, ऐसे करते करते एन में से एन चुन लो। ठीक है, तो ये आ गया। तुम कहोगे लेकिन इसका फायदा क्या बना तुमने कर क्या लिया, अगर ऐसा तुमने कर भी दिया तो मैंने कहा इसी कंडीशन को अब मैं तुम्हें दूसरे एंगल से सिखाता हूँ पीएनसी में ही, या एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीएनसी में। ठीक है, ऐसे मानो ये एन चीज़ें तुम्हारे सामने ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्या, A1 A2 A3 और ऐसे करते हुए AN, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं, और मैंने बोला कि सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट का मतलब तुम ऐसे मानो कि तुम्हारे सामने दो डिब्बे रखे हुए हैं, एक का नाम है कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और एक का नाम है मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया मतलब कि A1 इसके अंदर आ जाएगा, और अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो इसके अंदर आ जाएगा।
यही तो मतलब है जो मैंने बोला कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट मोस्ट तुम n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि भैया हम सिलेक्शन का मेरा मतलब ऐसे है कि मैं इस डिब्बे में डालना चाह रहा हूँ, ये मेरा मतलब है। या तो मैं इस डिब्बे में डालूंगा या मैं नहीं डालूंगा। और एट मोस्ट का मतलब क्या है कि हो सकता है इस डिब्बे में सारे के सारे डाल दूँ, हो सकता है मैं सिर्फ n-1 डालूँ, हो सकता है मैं सिर्फ 3 डालूँ, हो सकता है मैं 2 डालूँ, हो सकता है मैं 1 डालूँ, हो सकता है मैं एक भी ना डालूँ, ये डिब्बा खाली रह जाए। ठीक है, लेकिन ये बात श्योर है कि अगर ये जो एलिमेंट है A1, इसके फेट जो इसका फ्यूचर है वो सिर्फ दो है, या तो ये इस डिब्बे में होगा या ये इस डिब्बे में होगा। इस डिब्बे का मतलब क्या है, रिजेक्शन। ठीक है, ये मैंने सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है ना सिलेक्शन और रिजेक्शन का, ये एक्चुअल डिब्बे नहीं है गत्ते के। खैर जो भी है, A1 के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सेलेक्ट हो जाए या फिर वो रिजेक्ट हो जाए, यही तो बात है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, बोलो। फिर A2 के पास भी दो ऑप्शन है, A3 के पास भी दो ऑप्शन है, और ऐसे करते करते AN के पास भी कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AN के पास गया, मैंने बोला भाई तेरे पास क्या है, दो ऑप्शन है। फिर मैं A2 के पास गया, उसके पास भी दो ऑप्शन थे। फिर A3 के पास, ऐसे करते करते हम आगे तक जाए। तो अब ये कितने थे, n थे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 की पावर n। तो ये भी यार वही सेम चीज़ बता रहा है, ये जो चीज़ बता रहा है ये भी तो वही बता रहा है जो ये बता रहा था। बोलो सही बात है ना एकदम। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम ये बोलेंगे कि फिर इसका आंसर 2 की पावर n आना चाहिए। सही है, तो यहाँ से भी हमारा प्रूव हो रहा है आंसर। सही है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में वाली चीज़ आ सकती है, अगर कोई बंदा ज़्यादा उसमें जा रहा है कि हम यहाँ तो सिलेक्शन कर रहे थे और यहाँ तो ये जो तुमने फिर किया है इसकी वजह से तो अरेंजमेंट भी काउंट हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। ऐसी कोई महान ऐसा डाउट नहीं है ये। जैसे A1 है, ठीक है, और ये A2 है ना, और ऐसे करते करते AN तक हम जा रहे थे। सही ना, AN तक हम जा रहे थे। तो अगर A1 सेलेक्ट हो गया तो सेलेक्ट करने को दिखाते हैं ऐसे, और अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो हम दिखाएंगे क्रॉस। तो मान लेते हैं A1 ने बोला मैं सेलेक्ट हो गया और A2 ने बोला मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर अरेंजमेंट काउंट होगा और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ टिक है यहाँ क्रॉस है, मानो बाकी सबके सब सेलेक्ट हो गए, बाकी सबके सब सेलेक्ट हो गए, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसका अरेंजमेंट बनाऊँ तो अरेंजमेंट क्या बनेगा कि यहाँ क्रॉस आ जाओ, यहाँ सेलेक्ट आ जाए। ठीक, तो क्या ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी तो एक डिफरेंट सिलेक्शन है, ये भी तो एक डिफरेंट सिलेक्शन है कि भाई A1 इस बार तो सेलेक्ट हुआ था और इस वाले केस में A1 सेलेक्ट नहीं हुआ था, A2 सेलेक्ट हुआ है, तो ये दोनों अलग कॉम्बिनेशन माने जाएंगे। तो चाहे सिलेक्शन हो चाहे अरेंजमेंट हो, दोनों ही केसेस में सही है। तो हमारी PNC वाली रीजनिंग एकदम सही है। ठीक है, तो फिलहाल जो भी है, किसी को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो सब कुछ छोड़ दो, तुम इसका रट लो कि 2 की पावर n ही आने वाला है। ठीक है, पर वो वाली तुम्हें याद आ जाना चाहिए, बायनोमियल वाला, एटलीस्ट बायनोमियल वाला तो समझ में आना चाहिए। ये 1 + x की पावर n जो था उसमें हमने सिंपल x = 1 डाल दिया, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, 2 की पावर n हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स, उसके बाद तो मैं दिखाऊंगा एक्चुअल कोफिशिएंट्स का सम, और वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, वहाँ तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रीजनिंग समझ के चले आप बिल्कुल। तो इसका सम कितना आ रहा है, 2 की पावर n आ रहा है। अब ऐसे ही कुछ लोग आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि अगर मैं इसके इवन टर्म्स देखूँ, NC0 + NC2 फिर NC4, है ना, और ऐसे करते करते जितने भी इवन टर्म्स का सम होगा वो किसके बराबर होगा। तो पता चला कि जो इवन टर्म्स का सम है वही ऑड टर्म्स का सम है, यानी कि NC1 NC3 और ऐसे करते करते। तो ये मैं कैसे निकालूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 - x को। 1 - x की पावर n अगर मैं देखता हूँ तो कितना आता है, 1 - x की पावर n जो होता है वो कुछ इस टाइप से आता है, NC0 - NC1x + NC2x² - NC3x³ + NC4 x की पावर 4 - NC5 x की पावर 5, चलो एक और NC6 x की पावर 6, है ना। फिर ऐसे करते करते आखिरी तक जाएगा ये NCn तक। अब मुझे ये तो पता नहीं कि n इवन है, ऑड है, जो भी है वो देख लेंगे। फिलहाल ये ऐसे आएगा कुछ, सही है। अब यहाँ पर तुमने अगर x = 1 डाल दिया तो ये LHS क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। 0 के बारे में कितना होता है, 0, तो LHS तो 0 बन चुका है। RHS में देखो अगर तुम 1 डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ हो गया NC0, ये बन गया -NC1 + NC2 - NC3, सही है, + NC4 - NC5 + NC6 - NC7। ठीक है, और ऐसे करते करते आखिरी तक जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम बोलेंगे यार प्लस वाले को एक तरफ ले लो, यानी कि NC0 NC2, है ना, NC4 और ऐसी जितने भी इवन वाले हमने एक तरफ ले लिए, और फिर जो माइनस वाले उनका माइनस कॉमन कर लो, तो क्या बच गया, यहाँ गया NC1 + NC3, है ना, NC5 NC7, है ना, और ये आगे तक जाएगा। अब ये माइनस है और इधर 0 था, तो हम इस वाले ब्रैकेट को LHS की तरफ ले गए। जैसे तुम इसको LHS की तरफ ले गए तो क्या होगा, = आ जाएगा बस, और क्या है ना। सोच के देखो ना, ये अगर एक तरफ को भी किसी को भी ले गए तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इस पूरे को मैं A मान लेता हूँ और इस पूरे को मैं B मान लेता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है 0 = A - B। तो इसको तो मैं देखते क्या लिख सकता हूँ कि A = B, अरे B को इधर ले जा तो B = A या A = B, तो यहाँ पे = आ गया। सही है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। अब मेरी एक और बात सुनना, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं तो ये तो हमारी एक चीज़ हो गई कि ये दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं। अब मुझे ये पता है कि NC0 + NC1 + NC2 + NC3, ठीक है, इन सब का सम अगर मैं NCn तक कर दूंगा तो उसका आंसर आता है 2 की पावर n। अब क्योंकि उसका आंसर आता है 2 की पावर n, और इसमें से अगर मैं दोनों के ग्रुप बना लूँ फिर से, NC0 + NC2, इवन वाले आ गए सारे के सारे, फिर ऑड वाले क्या थे, NC1 + NC3
और ऐसे करते करते ऑड वाले आएगा, पर ये है तो अभी भी 2 की पावर n के बराबर है। पर तुम्हें भी पता है कि अगर इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ तो a और b दोनों बराबर है। तो यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये ऐसे लिखा हुआ है 2a या फिर 2b जो भी है, तो 2a लिखा हुआ है 2 की पावर n के बराबर, तो 2 ने इसका 2 की पावर n-1 कर दिया, तो a जो है वो किसके बराबर आ गया 2 की पावर n-1 के, और वो भी b के बराबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आएगा 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना चाहिए कि 2 की पावर n-1। अब जो सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट्स है, ये वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। ठीक है, तो अभी इस पर लौट के आते हैं, पहले ज़रा इसके ऊपर बेस करके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, इसमें बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअल कोफिशिएंट बारे में, तो अभी तुम्हें एक ग्लिम्स देता हूँ, ज़रा देखो ज़रा इस चीज़ को, क्या गजब गजब के इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन तुम्हें देखने को लगेंगे इसके, क्योंकि अलग ही वैरायटी बनती है इस पर, बहुत ही अलग टाइप की, जो अगर तुमने ना कर रखी हो तो तुम्हारा पेपर में तो बिल्कुल ही काम तमाम हो जाएगा। सही है, इसलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवानी है मुझे तुम्हें। पहले हम अपना वो कर लेना जो सबसे सिंपल वाले पोर्शन है, यानी कि पहले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है पहले वो कर लेते हैं, वो सिंपल है काफ़ी। तो अब फिलहाल हमसे 6th वाला क्वेश्चन देखो तुम। 6th वाले में बोला है इन, इसका ये कुछ दे रखा है और बोला है इसकी पावर n जो है इफ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 64। क्या बोला है हमसे, ये एक तो एक्सपेंशन दे दिया उन्होंने और बोला है कि इफ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 64। जैसे मैंने बोला सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सब कुछ भूल लो क्या लिखा हुआ है, हमें तो सिर्फ ये दिख रहा है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, और वो हमें पहले से पता है वो कितना होता है 2 की पावर n होता है वो, और बोला गया है ये 64 के बराबर है। और 64 कितना होता है, 64 तो मैं रटा हुआ होना चाहिए 2 की पावर 6 होता है। सही है, तो n कितना हो गया अपने आप ही, n अपना 6 हो चुका है पहले ही। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या बोला है उसने बोला एंड टर्म विद ग्रेटेस्ट, अरे यार ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मैंने तो अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसा काम करो इसको मैं थोड़ा चेंज मानना पड़ेगा क्वेश्चन को। चलो बस इतना ही रहने दो, क्योंकि वैसे भी अगर अभी तो मैं चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ, जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो उन्होंने बोला टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये टर्म अपने आप निकल के आएगा T4 मतलब कि फोर्थ टर्म। तो क्वेश्चन ये बोला कि जो फोर्थ टर्म है वो थर्ड टर्म से एक्सीड करेगा n-1, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो T4 है वो T3 में जब तुम n-1 जोड़ोगे तब आएगा। अब T4 क्या होगा, हमें T4 ऑलरेडी निकालना आना चाहिए है ना, कि T4 कितना होगा NC3। अब n हमें पहले से पता है, n कितना आ गया, n मैंने निकाला भी 6 आया था n, राइट। तो T4 कितना होता है 6C3, और फिर जो भी चीज़ दे रखी है 3 - x/4, इसकी बार 6 - 3 कितना हो गया 3, फिर क्या है 3 5x/4, इस पूरे के बाद 6C3 कितना होता है यहाँ पर आएगा फिर से 3। ठीक है, अब ये T3 निकाल लो, T3 कितना होता है 6C2, राइट 6C2, और 3 की पावर -x/4, इस पूरी की बार कितना आएगा 6 - 2, यानी कि इसकी बार 4 आएगा, और फिर क्या है 3 5x/4, अब इसकी बार कितना आएगा, इसकी बार इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस n-1। अब n कितना है, n 6 है तो 6 - 1 यानी कि 5 लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। ओके परफेक्ट, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 63 कितना होता है, 63 होता है 654, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 और 6, राइट। तो से 5 × 4 यानी कि 20 बचा यहाँ पर, तो 20 आ गया यहाँ, तो 20, ओके 20 आ गया यहाँ पर। और फिर क्या बोला है हमसे 3 की पावर -x है, और इधर है 3, एक मिनट 3 की पावर -3x हो गया, ये 3 की पावर -3x है, फिर है 3 की पावर, अच्छा एक मिनट 3x है, हाँ जी बस 3x/4 था ना, तो 3x/4, और इधर क्या आ रहा था, इधर आएगा 3 की पावर 15x/4। अच्छा इधर कितना आएगा 62 कितना होता है 6 × 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 × 5 यानी कि 15, तो यहाँ हो गया 15 × 3 की पावर, यहाँ आ रहा है -4x/4, फिर क्या है, फिर है 3 की पावर 10x/4, ठीक है, और यहाँ पे एक +5 भी है साथ में। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो 20 है, और इसकी पावर में कितना रही -3x, और ये 15x है, तो 15x - 3x हो गया, ये सोच पा रहे हो ना, प्लस में हो रहा है बेसिकली, तो 12x हो गया, और फिर ये बेसिकली हो गया 3x, ठीक है, तो 12x/4 3x हो गया। फिर यहाँ पे आ गया 15 इंटू, अब फिर से यहाँ पे यही हो रहा है 10x - 4x यानी कि 6x यानी कि 2/3x हो रहा है, नहीं 6x है तो 3/2 होगा, तो 3 की पावर 3x/2 ये चीज़ हो रही है, और प्लस में 5 है, ठीक है। अब अगर तुम समझ पाओ तो हम सिंपल सी बात ये ले सकते हैं ना कि यहाँ पे 3 की पावर 3x है, देख पा रहे होगे तुम, ये 3 की पावर 3x है, और ये 3 की पावर 3x/2 है, मतलब अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो ये t की पावर 1/2 है, तो बेसिकली अगर मैं इसको t² मान लूँ तो ये t लिखा हुआ है, समझ में आई बात। अगर मैं 3 की पावर 3x को t² मान लूँ तो ये सिंपल सा t लिखा हुआ है, मतलब कि ये कुछ ऐसा बनेगा 20t² अगर मैं इसको मान लूँगा तो ये लिखा हुआ है 15t + 5, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी वो बन गई, क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक, और इसमें भी 5 ने यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 4 कर दिया, तो 4t² - 3t
-1 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स कर लो, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, एक तो 1 आ जाएगा और दूसरा आता है -1/4। अब टी एक्चुअल में क्या है, टी एक्चुअल में 3^3x, तो 3^3x एक एक्सपोनेंशियल चीज़ है, तो -1/4 तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। अब 3^3x था तो वो 1 भी कैसे हो जाएगा यार, ये वाली बात भी है ना। अच्छा सॉरी, हमने इसको टी स्क्वायर माना था, यानी कि टी कितना होगा, 3x/2 होगा, फिर तब भी एक्सपोनेंशियली तो है ही, तो ये तो अभी भी आउट है हमारे मामले से। तो यहाँ होना पड़ेगा इसको 3^0, तभी तो 1 होगा। दैट मीन्स कि 3x/2 को क्या होना पड़ेगा, 0, यानी कि x को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सही था, बकवास क्वेश्चन था एक्चुअल में देखा जाए तो, बोरिंग सा था, क्योंकि बस 2n वाला जो कंसेप्ट था वो तो बहुत छोटा सा था इसमें, तो ऐसा कुछ मज़ा नहीं आया एज सच। ठीक है, चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि तुम्हें भी मज़ा आए और हमें भी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9th वाला देखता हूँ, 70C0 + 70C1 + 70C2 और ऐसे करते करते 70C70 तक। परफेक्ट आंसर है इसका 2^70, छुट्टी, दैट्स द आंसर। अरे भाई NC0 सही है, फिर NC1, फिर NC2, इसी टाइप से देखा हुआ है, और फिर ऐसे करते करते NCN तक। n की जगह पे 70 डाल दो, यही तो आ रहा है, देख लो इसका आंसर कितना आता है, 2n आता है, तो यहाँ पर n की जगह पे 70 है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब इधर देखो जरा, 70C3, 70C4, ऐसे करते करते 17C70। तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि यार इससे पहले वाले कहाँ चले गए। ओके, इससे पहले क्या होना चाहिए था, इससे पहले होना चाहिए था 70C0, 70C1, 70C2, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो इसने गायब कर दिया। तो एक काम करो, इतने ऐड कर दो और यहाँ पे गायब कर दो ये तीनों टर्म्स को, सही रहेगा। क्योंकि अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो मैं क्या बोलूँगा, 70C0, 70C1, 70C2, 70C3, 70C4 और ऐसे करते करते 17C70, और इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 2^70 आ जाएगा। पर अब तुमने कुछ माइनस भी करा है, क्या माइनस किया तुमने माइनस किया 70C1 + 70C0, 70C1 एंड 70C2, ये तुमने माइनस किया है, राइट। तो यार इसमें इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं निकाल भी सकता हूँ। जैसे कितना आ गया, 2^70 तो आ ही चुका है, -2^70, 70C0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर 70C1 कितना होता है, सिंपल सा 70 होता है, और 70C2 कितना हो जाएगा, 70 × 69 / 2, तो यहाँ हो गया 35। तो इसको निकाल लो जल्दी से, कितना आएगा, ये आ जाएगा जो भी आना होगा इसको, 69 × 35, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, बस छुट्टी। ठीक है, वैसे तो वो 70 देगा नहीं, वो हमेशा तो कुछ ऐसा देगा जो जल्दी हो जाएगी, जिसकी कैलकुलेशन 9 हो गया, 10 हो गया। अब अगर तुम 11th वाला देखते हो तो 11th वाले में क्या हो रहा है, 70C0 + 70C2, 70C4, ऐसे करते करते 70C70 तक। तुम समझ गए ये इवन नंबर का खेल चल रहा है इसमें। तो कितना आंसर आएगा, 2^n-1, यानी कि 70-1, यानी कि 2^69। ठीक है, अब इधर देखो 70C1, 70C3, 70C5, ऐसे करते करते 1769 तक, क्योंकि यहाँ ये ऑड है, तो अगर ऑड वाला तो आंसर अभी भी वही आएगा, 2^70-1, यानी कि 2^69 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो ये भी हम समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, 13 में क्या है, 70C29, 70C30, और ऐसे करते करते उसने मुझसे बोला है 70C70 तक। तो ये एक्चुअल में एक बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोलता हूँ तो कुछ नहीं है, तुम समझ ही गए, 70C0 से लेकर के आपकी 70C28 तक की पूरी सीरीज गायब है, पर इसको निकालेगा कौन बैठ के, 70C0 से लेकर के 70C28 तक निकालना तो बहुत टफ काम है ना। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2^70, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर इतना माइनस करना पड़ेगा, 70C0, 70C1 एंड सो ऑन टिल 70C28। यही इसका आंसर है, क्योंकि हम इसका कुछ हमारे पास है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते ऐसा जिसका। ठीक है ना। अब ज़रा ये वाला क्वेश्चन देखो, 70C1 + 70C2 और डॉट टिल 70C34। तो कोई बोलेगा इसमें क्या बड़ी बात है, एक 70C0 मिसिंग है यहाँ से, पहली चीज़ तो ये मिसिंग था यहाँ पर, और दूसरा इसके आगे की पूरी सीरीज मिसिंग है 70C35, और ऐसे करते करते 70C70 तक। तो बस ये जोड़ दिया है ना, जो हर बार हम लोग करते हैं। जब ये जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 2^70, और फिर माइनस कर देंगे। क्या माइनस करोगे भैया, तो हम माइनस करेंगे इसमें से ये 70C35 से लेकर के 70C70 तक, हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सॉरी, हमें इसमें से वो भी माइनस करना पड़ेगा, 70C0, है ना, ये पूरा का पूरा हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये भी बेकार क्वेश्चन है। पर अगर तुम थोड़ा और दिमाग लगा लेते तो ये क्वेश्चन और आराम से हो जाता, क्योंकि थोड़ा जल्दी हम बहुत बढ़िया करके आंसर निकाल सकते थे। अब थोड़ा यहाँ पे लॉजिक वाली पार्ट आने वाला है, तो दिमाग लगा के चलना। तो वैसे क्या दे रखा है हमें, 70C1 से लेकर के दे रखा है कुछ, तो सोचो 70C1, 70C2, ठीक है, और ऐसे करते करते 70C34 तक हमें दे रखा है ना, हमें दे रखा है। इसके बाद क्या होगा, मुझे ये जानना है कि इसके बाद तुरंत क्या होगा। इसके तुरंत बाद आएगा 70C35, फिर आएगा 70C36 एंड सो ऑन, ये आगे तक जाएगा 70C70 तक। अच्छा, इससे पहले क्या था, इससे पहले होता 70C0। ये हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ना बहुत ही सही काम करा है यहाँ पर। क्यों, देखो
70C0 जो है वो 70C70 के साथ पेयर हो रहा है, 70C1 जो होगा वो किसी और के साथ पेयर होगा, मतलब बेसिकली किसी और के साथ क्या, 70C69 के साथ। पेयर मतलब का क्या मतलब है, 70C0 जो होता है वो बराबर है 70C70 के, 70C1 जो है वो बराबर होगा 70C69 के, सही है। 70C2 जो होगा वो बराबर होगा 70C68 के, और ऐसे ही अगर मैं आगे तक चला जाऊँ तो 70C34 किसके बराबर होगा, देखो ये 2 + 68 कितना आना चाहिए 70, 1 + 69 70, 0 + 70 कितना आना चाहिए 70, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी ये होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 34 ले लिया हमने 34, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 70C36, सही है, ये आना चाहिए। तो यानी कि ये 34 वाला जो है वो 36 के साथ पेयर होगा, ऐसे सारे के सारे पेयर हो रहे होंगे बीच बीच में, सही ना, सबके सब पेयर हो रहे होंगे, सारे के सारे टर्म्स पेयर हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो पेयरिंग चल रही है। अच्छा कोई बोलेगा 70C35 का क्या हुआ, 70C35, अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, 70C35 तो चलो सही था, पर यहाँ पर फिर से आ जाएगा 70C35, जैसे कि 35 + 35 कितना हो जाए 70, पर हमारे पास तो सिर्फ एक ही है, हमारे पास तो सिर्फ एक है 70C35, तो दूसरा तो मिलना ही नहीं है, राइट। तो ये वाला हमारा अकेला बचा हुआ है, बाकी सब देखो पेयर हो रहे हैं, 70C34 जो है वो इसके साथ पेयर हो रहा है। एक तरीके से मेरा मतलब इतना सा था कि अगर मैं इसको हटाऊँ जरा, तो 70C35 जो है इसको छोड़ करके इसके लेफ्ट तरफ को अगर मैं ए मान लेता हूँ, चलो पूरे को मैंने ए बोल दिया, इस पूरे सम को मैंने ए बोल दिया, तो इसका जो आगे वाला सम है वो भी पूरा ए ही है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये चीज़ समझ में आ रही है, पेयरिंग हो रही है एक तरीके से बढ़िया वाली, कि 70C0 का ये मिल गया 70C70, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 70C0, 70C1, 70C2, और ऐसे करते करते अगर मैं 70C34 तक जा रहा हूँ तो ये बराबर है 70C70, मैं एकदम लिख रहा हूँ 70C0 70C70 के बराबर होगा, फिर 70C69 एंड सो ऑन टिल 70C36 के, ये दोनों के दोनों बराबर आएंगे। कैसे आएंगे वो हम उस वाली प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, NCR = NCn-R। तो अगर मैं इस पूरे का सम देखता हूँ तो इस पूरे का सम कितना होगा, A + 70C35 + A, ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी 2 की पावर 70 के बराबर, राइट। अब मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ इसमें, देखो ना, मुझे 70C35 पता है, मेरे को एक ए का एरिया निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे क्या चाहिए था, मेरे को एक्चुअल में क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मुझसे उस क्वेश्चन ने पूछा है 70C1 से लेकर के 70C34 तक, है ना। तो सुनना, मेरे पास यहाँ पे आ गया 2A, यहाँ आ रहा है 70C35 जो कि बराबर है 2 की पावर 70 के, ठीक है। तो ए कितना हो गया, ए हो गया 2 की पावर 70 माइनस 70C35 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा एक ए का आंसर है, एक सम का आंसर है। लेकिन ये जो सम है क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट है, नहीं, इस सम में भी ये 70C0 एक्स्ट्रा था, मतलब अगर मैं सब कुछ हटा दूँगा अब, ये सब चीज़ें तो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं थी। मेरे को जो क्वेश्चन में ओरिजिनली दे रखा था, अगर मैं उसकी बात करूँ सिर्फ, ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन में ये 70C0 भी नहीं दे रखा था यार, मेरे को तो सिर्फ ये दे रखा था 70C1 से लेकर के 34 तक दे रखा था मेरे को, ये तो दे रखा था। तो इस ए में से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, इस ए में से अगर मैं जोड़ रहा हूँ 70C0, तो ये पूरा क्या था ए, इसमें से मैंने क्या हटा दिया 70C0, ठीक है। तो ये जो चीज़ आया है, ये जो तुम्हारा ए का आंसर आया, इसमें से 70C0 जो है वो और हटा दो, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है इस सीरीज़ का, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, बाकी वाले तो फिर भी टफ थे, ये फिर भी बहुत सिंप्लीफाइड है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या चल रहा है इसके अंदर, मिडिल टर्म का चक्कर था इसके अंदर, सही है। अच्छा जी, तो ये तो चलो सही है, ये तो हो गया, हमें समझ में भी आ गया, बहुत बढ़िया लगा हमें। पर अब मेरे पास एक और डाउट है इसमें, एक और हम इसमें लेंगे। तो अब मैंने देखो क्या करा है, देखो यहाँ तो मैंने 70 लिया था, अब मैंने यहाँ लिया है 57, तो 57C1 57C2 और ऐसे करते करते, ठीक है ना, 57 वाला ले लिया है। तो अब उसने मुझसे पूछा है 57C1 57C2 और ऐसे करते करते 5728। अब देखो 57 जो है ना, उसका आधा तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 57 एक ऑड नंबर है। सिमिलरली जैसे 70 था, तो 70 का आधा कितना होता है 35, तो तुम देख पा रहे हो 34 इसके आसपास का था, इसलिए मैंने ये मेथड फॉलो किया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हो रहा है कि 57 का आधा मुझे पता नहीं, पर 56 का आधा लगभग 28 होता है, तो ये इसके आसपास की चीज़ है ना, तो 28 यहाँ लिखा हुआ है, तो यानी कि इसमें भी कुछ मिडिल टर्म का चक्कर पड़ रहा होगा, जैसे जो अभी हमने किया उसमें पड़ रहा था। तो अब मैं फिर से इसको एनालाइज करूँगा, तो यहाँ पे शुरुआत तो फिर से 0 से ही होगी, तो 57C0 57C1 और ऐसे करते करते ये जाएगा कहीं पे बीच में आ रहा होगा 57, ये 28 लिखा हुआ है यहाँ पे, 57C28, फिर आएगा 57C29, है ना, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 57C कहाँ तक 57 तक, और इस पूरे का आंसर कितना आ रहा होगा, इस पूरे का आंसर कितना आ रहा होगा 2 की पावर 57, सिंपल, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें एनालाइज करने की मूड में हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई बोलेगा तुम पहला वाला पैटर्न फॉलो कर लो, मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है 14th क्वेश्चन और 15th वाले में। यहाँ पर जो 70 था ये एक इवन नंबर है, पर ये 57 जो ये एक ऑड नंबर है, तो सेम चीज़ हम नहीं बोल सकते। अब हम फिर एनालाइज करें इसको, तो 57C0 जो होगा वो बराबर होगा 57C57 के, सही है। फिर ऐसे करते करते अगर मैं आगे आ जाऊँ 57C28 जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखो ये 0 + 57, ये सम हमेशा सेम रहना चाहिए, तो 28 को अगर तुम्हें 57 बनाना है तो तुम्हें इसमें 29 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50C28 जो है ये तो इसी के बराबर आ गया, इसके बीच में तो कुछ आया ही नहीं। पहले वाले में क्या हो रहा था, 70C35 जो था, जो हमने 14th क्वेश्चन में देखा था, उसमें बीच में कुछ आ रहा था, पर यहाँ बीच में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये और अच्छी बात है, पता क्यों? क्योंकि अब ये सारे के सारे पेयर होंगे, मतलब 70C0 जो था वो पेयर हो गया 57C50 उसके साथ। इससे ठीक पहले क्या होगा, 57C56, तो वो पेयर हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ। फिर ऐसे सारे के सारे पेयर हो गए, बीच में कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर मैं इस पूरे को ए बोल रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा भी कितना है, ए ही है। बेसिकली ऐसा हो गया कि 2a जो है वो बराबर आ गया किसके, 2 की पावर 57 के। तो a कितना हो गया, 2 की पावर 56 के। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या मुझे a निकालना था? नहीं, मेरे को तो 1 से शुरुआत करी है मेरी, तो इसलिए मेरे को ये हटाना है, ये 57C0। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 2 की पावर 56 माइनस 57C0 यानी कि 1। सिंपल। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है इसका। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूँ। कैसे, वो तो मैं बताता हूँ मैं। देखो, हमने अभी क्या एनालाइज किया, हमने ये एनालाइज किया कि यार ये ए बढ़ गया, बेसिकली 2a इक्वल्स टू 2 की पावर 57 आ गया। क्या ये चीज़ कहीं देखी हुई लग रही है? हाँ जी, कहाँ पे, मैं बताता हूँ। अगर मैं तुमसे ये पूछता कि 57C0, 57C2, 57C4 एंड सो ऑन टिल 57C56, अगर तुमसे पूछता ये बताओ, तो तुम कितना बताते? तुम बोलते 2 की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर 56। तो तुम देख सकते हो एक आंसर भी कितना आया था, 2 की बार 56। तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन वाले का दिमाग खराब हो, उसका मूड खराब हो, तो वो तुमसे ये ना पूछ करके कुछ ऐसे पूछे कि 57C1 फिर 57C2, चलो उसने स्टार्टिंग इस बार 0 से करिए। ठीक है, 57C0 C1 C2 ऐसे करते करते 57C28 ये बराबर होगा 57C0 के, फिर 57C2 एंड सो ऑन टिल 57C56। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, चलो अब मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि मैंने मिडिल टर्म का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया है ना, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। तो अभी मैं तुम्हें वही पढ़ाने वाला हूँ, इसके थ्रू हम मिडिल कंसेप्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि वरना वो अगर मैं अलग से पढ़ाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे, तुम टफ भी लग सकता है वो। अच्छा, पहले उससे पहले मैं एक और एग्जाम्पल दे दूँ, एक इवन का एक और एक ऑड का। तो हमारे पास यहाँ पे था 70C1। ठीक है, तो अगर मैं एक और इवन का ले लेता हूँ, मान लो मैंने लिया 28, तो 28C1, 28C2 एंड सो ऑन टिल 28C13। नहीं 13 नहीं, हाँ 13। ठीक है, मानो तुमसे बोला जाए कि इसको निकालो, ठीक है, तो तुम कैसे निकालोगे? तो फिर से वही हमने देखा 28 का आधा 14 होता है, तो 14 से एक आध कम मतलब आगे पीछे ही है तो चल जाएगा काम। 28C0, 28C1 ऐसे करते करते 28C13, फिर आएगा बीच में 28C14, 28C15 एंड सो ऑन टिल 28C28। तो अब देखो फिर से क्या होने वाला है, तुम अपने आप ही समझ पाओगे कि 28C13 जो है वो इसके बराबर होगा। देखो ना, 28 माइनस 13 15 आ गया। फिर ऐसे इसके आगे वाला, फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करते करते 28C1 जो होगा 28C27 के बराबर होगा, एंड 28C0 जो होगा 28C28 के बराबर होगा। तो फिर से क्या हुआ, वही हो गया कि ये पूरा ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, और बीच में कुछ बच रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कि 2a प्लस 28C14 इक्वल्स टू कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 2 की पावर 28। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब इवन वाला हो रहा था तो बीच में बार बार एक टर्म बच रहा है, पर जब ऑड वाला होता है तो पूरा पूरा पेयर बन जाता है ना। यही तो अभी तक तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होगी इसमें, सही है ना, यही तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होगी, अभी और क्या ऑब्जर्वेशन होगी, है ना। तो उसका भी अब हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। उससे पहले जरा मैं इसमें अपना काम कर दूँ कंप्लीट, कि कुछ बचे ना करने के लिए इसमें। अभी के लिए तुम्हारे पास क्या है करने के लिए? हाँ ना 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 ना, अब तो अभी तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। इससे पहले वाला, हाँ ये है, तो 7th और 8th क्वेश्चन, ये तो कराया नहीं तो मैं गलती से। चलो पहले ये कर लेते हैं। हाँ जी, क्या है इसके अंदर, फाइंड 1/n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1/n-3 इंटू 3 का फैक्टोरियल। अच्छा एक मिनट, ये भी फैक्टोरियल है, ठीक है, ये फैक्टोरियल है यहाँ पर, ये भी n-5 का फैक्टोरियल है, ये चीज़ सही है ना। इस टाइप से दे रखा है पूरा सीक्वेंस, और इसको देख के हमें लग रहा है डर क्योंकि ये लग रहा है भाई से पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो यार इस चीज़ को तुम ऐसे इमेजिन करो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता है NC3 बता मेरे को, तो किसके बराबर होता? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3 का फैक्टोरियल, सही, और क्या आता? 3 फैक्टोरियल। तो ये ऐसे तो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, देखो ना, n-3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, n-5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। तो तुम कहोगे बस ये n फैक्टोरियल ही तो चाहिए, तो मैंने कहा दे दे इसको, उसमें क्या दिक्कत है, तू n फैक्टोरियल दे दे अपने आप, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे n फैक्टोरियल। सही है, बोलो क्या दिक्कत है यार, इसमें क्या दिक्कत है? ये लिखा है n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ लगा दो 1 फैक्टोरियल, सही है। फिर प्लस में क्या है 1/n-3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते जाएगा आगे तक। अब इस n फैक्टोरियल का अंदर ले लो, तो बन गया n फैक्टोरियल, ये भी बन गया n फैक्टोरियल, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये आगे तक जाएगा ऐसी। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल हटा दें यहाँ से। अब ये क्या बन गया, तो ये बेसिकली क्या बन चुका है अगर तुम सोच पाओ तो, ये जो पूरी चीज़ है ये बन गया है NC1, ये बन गया है NC3, ये बन गया है NC5
एंड सो ऑन क्या ये जाएगा कहाँ तक, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे भी ऑड टर्म्स होंगे वहाँ तक जाएगा ये, सही है। आगे क्या लिखा है 1/n फैक्टोरियल। अब ये हमें पहले से आता है, इसका आंसर कितना होगा 2n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। दैट इज द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाते हैं, ये वाला अपने आप ट्राई करके देखो, इसमें भी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। और अब इसमें भी वही करेंगे, अब क्योंकि 12 फैक्टोरियल है तो इसको 12 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, नहीं 1 नहीं 0 फैक्टोरियल आएगा यहाँ, तो फिर क्या आएगा 12 फैक्टोरियल, यहाँ है 10 फैक्टोरियल, यहाँ होगा 2 फैक्टोरियल, फिर 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना है 8 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन टिल 12 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल और 1/12 फैक्टोरियल। अब ये मैंने क्यों करा, ये मैंने बिल्कुल वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया होगा वही समझ पा रहा होगा ये क्या चल रहा है। तो ये हो गया 1/12 फैक्टोरियल। अब देखो ये क्या चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 12c0, फिर 12c2, फिर 12c4 एंड सो ऑन टिल 12c12। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 की पावर 12 माइनस 1 यानी कि 11। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 की पावर 11 डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। अब मैं सोच रहा था कि मिडिल टर्म वाला तो यार बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतना ऐसा कुछ है नहीं और मेन कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि मिडिल टर्म में क्या पूछा जाता है। अब जो ये है क्या कहते हैं इसको एक्चुअल कोफिशिएंट वाला, ये करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब तुम्हारा खुद दिमाग खुलेगा कि कैसे यार ये इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, सही है ना। तो ये करेंगे और इसमें तुम देखना ट्राइनोमियल एक्सपेंशन और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी अपने आप ही। तो सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट ये चीज़ ही क्या है ना, इसका सस्पेंस बना हुआ है, तो ये है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूँ a+2b की पावर n, ठीक है, और मैं बोलूँगा इसका एक्सपेंशन करो, तो तुम क्या करोगे nc0 a की पावर n, फिर nc1 a की पावर n-1, 2b, फिर nc2, फिर a की पावर n-2, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2b का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आगे तक जाएगा, आगे आएगा ncn 2b की पावर n, ठीक है। अगर अब मैं तुमसे पूछता हूँ इनके कोफिशिएंट्स बताओ, तो मानो मैं तुमसे पूछता हूँ इसका कोफिशिएंट बताओ, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा nc2 2 का स्क्वायर, ये इसका कोफिशिएंट है। इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट nc2, पर इसका एक्चुअल कोफिशिएंट कितना है nc2 इंटू 2 का स्क्वायर। अगर तुमसे इसमें बीच में पूछूं कि nc7 है मान लो, तो यहाँ आएगा a की पावर n-7 और यहाँ पे आएगा 2b की पावर 7, ठीक है, ऐसे तो जाएगा। तो अगर तुमसे पूछता हूँ इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, तो तुम बोलोगे nc7। इसका एक्चुअल कोफिशिएंट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे nc7 2 की पावर 7। तो अभी तक जब मैं बोला था ना कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो चाहे a+2 भी आए, चाहे इसके चाचा आए a-2 भी आए, है ना, चाहे इनके कोई और चमन आंटी आए, मानो कोई भी कुछ भी आ जाए, मानो क्या x+700y आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, कोफिशिएंट हिलता रहेगा अपनी जगह पे, पर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो वही रहने वाले ना, nc0 nc1 प्लस माइनस कुछ भी हो, कोफिशिएंट तो यही रहेंगे ना, nc0 nc1 nc2। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम तो हमेशा वही रहेगा 2 की पावर n। पर अगर मैं तुमसे पूछता हूँ एक्चुअल कोफिशिएंट्स, अगर अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि मुझे ये बता कि a+2b की पावर n में सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट्स, एक्चुअल कोफिशिएंट कितना होगा, तो तुम कैसे बताओगे। मतलब एक्चुअल में मैं तुमसे ये पूछूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका कोफिशिएंट कितना है nc0, एक्चुअल कोफिशिएंट बोल रहा हूँ मैं, इसका कोफिशिएंट कितना है nc1 इंटू 2, फिर क्या आएगा nc2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा nc3 इंटू 2 का क्यूब, है ना, एंड सो ऑन, ये आगे तक जाएगा, ऐसे आएगा ncn 2 की पावर n, ऐसे ये पूरा का पूरा आएगा, सही है। तो ये जो चीज़ है ये मैं कैसे निकालूंगा, तुम कभी निकाल लो, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो ना nc0 हो रहा है, मैं तो इसको ऐसे कर लूँगा सिग्मा और ncr और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर r। मैंने कहा भाई ये पैटर्न मैंने तुम्हें इतना सिंपल दिया था, तुम बता पा रहे हो। मैं यहाँ पे 3 भी लगा दूंगा, तो यहाँ पे एक और चीज़ शुरू हो जाएगी, कौन सी, ये वाली कि 3 की पावर n, और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या भाई, अगर मैं यहाँ पे 3a लगा दूंगा तो ये 3a की पावर n हो जाएगा, तो 3 की पावर n आएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर n-1, यहाँ पे एक और आएगा 3 की पावर n-1। तो मैंने कहा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ लोग और बड़े होते हैं वो कहते हैं हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, हम क्या करेंगे इसको, हम कर देंगे ncr 2 की पावर r तो चल ही रहा था, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 की पावर n-r सर, और ये हो जाएगा r = 0 से लेकर के n तक। लो कर लिया मैंने, हो गया। मैंने कहा ये हुआ नहीं है, तुमने बस इसको ऐसे लिख दिया, इसका आंसर थोड़ी ना आया कोई अभी तक, तो वो हम GPU भी लगा के कुछ से कुछ कर ही लेंगे, नहीं कर पाओगे ठीक है। और खासकर पेपर में कैसे करोगे, इतना टाइम थोड़ी ना करने के लिए। तो मेरे पास एक बहुत ही गजब का बम्बास्टिक आइडिया है क्या आइडिया है, सुनो। यहाँ पे तुम्हें a दिख रहा है, सही है, यहाँ पे भी तुम्हें a और b दिख रहा है, यहाँ पे भी तुम्हें a और b दिख रहा है। अगर मैं a और b को हटा दूँ किसी तरह, तो तुम्हें नहीं लगता क्या बचेगा मार्केट में, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा nc0 3 की पावर n, nc1 3 की पावर n-1 2, क्योंकि a और b तो 1 है, तो nc1 3 की पावर n-1, a तो आएगा ही नहीं, 1 की पावर n-1 इज 1, और 1 का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर लो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यही मैंने यहाँ पे दिमाग लगा डाला और मैंने बोला भाई कि a और b को लगा डाला
1 के बराबर, तो लाइफ जिंगल वाला। तो ए इक्वल्स टू बी कर दिया, तो आर एच एस कितना हो गया, एन सी 0 3 की पार एन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ए क्या है 1, तो 1 की पार एन कितना होता है 1, और 1 इंटू एनीथिंग इज दैट एनीथिंग ओनली, राइट, कि एन सी 0 3 की पार एन को 1 से करोगे तो यही आ जाएगा। फिर इधर क्या आएगा, एन सी 1 3 की पार एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पे भी 1 डाल दिया तो 2 हो गया सिंपल सा। फिर क्या आएगा, एन सी 2, अच्छा ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है 3a, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पार एन माइनस 2, फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आगे तक जाएगा कैसे, एन सी एन, और आखिरी में क्या आएगा 2 की पार एन, प्लस ये होने वाला है। और एल एच एस में क्या होगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है, जब तुम यहाँ पे ए और बी डाल दोगे तो क्या होगा, ये 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5, 5 की पार एन। तो ये पूरी जो नौटंकी है भाई साहब, ये बराबर हो चुकी है 5 की पार एन के। है ना इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब मानोगे यार इस चीज़ को तुम, क्या गजब की चीज़ है ये, सही है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इतनी खतरनाक सी सीक्वेंस को हमने सीधे बोल दिया कि भाई ये 5 की पावर n के बराबर है। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट्स, कि मैं जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उनको मैं 1 डाल दूंगा, काम खत्म, छुट्टी कर दी अपने ने, तो सही है ना, ये तरीका होता है। ओके परफेक्ट। अच्छा ये चलो ये वाली बात हो गई। इसको एक उल्टे तरीके से मैं बोल सकता हूँ, कोई तुम्हें क्वेश्चन ऐसे सकता है, प्रूव दैट कि 5 की पावर 4 जो होता है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, 4c0 3 की पावर 4, फिर 4c1 3 की पावर 3 2 प्लस 4c2 और 3 का स्क्वायर 2, फिर 4c3 3 2 का स्क्वायर, फिर 4c4, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें, हाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो तुम सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन देखने में टफ लगेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको इवेल्युएट करने में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, कि ये भैया ये इवेल्युएट करोगे तभी तो बता पाओगे कि 5 की पावर 4 के बराबर है। तो सोचो यही सेम चीज़ वो ऐसे भी दे सकता है, कि प्रूव करो कि 5 की पावर 4 जो होता है वो इस लंबी कहानी के बराबर है। बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि इस लंबी कहानी को कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें ये मिलेगा। तो ऐसे में भी हम इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पर n इक्वल्स टू 4 डाल दिया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, सही है। तो फिलहाल हम ये समझ गए कि जब भी मुझे ये निकालना होगा तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बायनोमियल के लिए समझाया। अगर मैं कोई जनरल एक्सपेंशन ले लूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड, मानो मैंने 3 के लिए ले लिया और यहाँ लिख दिया इसकी बार n, सही है। तो जब मैं इसको भी खोलूंगा तो तुम्हें भी पता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता, मानो x प्लस वाई प्लस जेड की पार 3 हो जाता, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड से, और फिर से मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा, जेड क्यूब आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और वैसे कुछ इस टाइप का आ सकता है, एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स वाई स्क्वायर, या फिर क्या आ सकता है एक्स वाई जेड भी आ सकता है, एक्स जेड स्क्वायर भी आ सकता है। इस टाइप के बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। जो भी टर्म्स आएंगे हम तो कह रहे हैं, है ना, हम तो कह रहे हैं जो भी टर्म्स आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनके कुछ कोएफिशिएंट्स तो होंगे ना। चलो यहाँ तो कोई कोएफिशिएंट्स दिख नहीं रहे हैं, सब 1 ही लग रहे हैं, देखने में लग रहे हैं तुम्हें 1, पर कुछ भी हुए, मानो चलो मैं ऐसे कुछ बढ़िया बना देता हूँ, कुछ 3x 5y 4z। अब बोलो 3x 5y 4z, 3x 5y 4z, ऐसे जो भी मैंने करा, तो हम ऐसे मान सकते हैं इसका कोएफिशिएंट को a0 बोल दिया, इसको a1 बोल दिया, इसको a2 बोल दिया, इसको a3 बोल दिया, इसको a4 बोल दिया, ऐसे कर दिया। मैंने पूरी बायनोमियल थ्योरम नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को पता है कि बायनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम्हें सब निकालना है। अरे मुझे करना क्या है, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई x y और z इन तीनों को 1 डाल दे, तेरे को तो सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना आएगा, a0 प्लस a1 प्लस a2, और ऐसे करते करते an तक। फर्क क्या पड़ रहा है कि क्या टर्म है, क्या बायनोमियल थ्योरम है, कौन सी मल्टीनोमियल थ्योरम है, कोई मतलब ही नहीं है अपने को तो सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, चाहे एक्स क्यूब हो, चाहे एक्स स्क्वायर वाई हो, चाहे उसकी नानी हो, चाहे उसके चाचा हो, पापा हो, दादा हो, कोई भी हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमें तो सिर्फ इससे फर्क पड़ रहा है कि a0 a1 a2 ऐसे करते करते इनका सम चाहिए। तो मैंने सारे वेरिएबल्स को क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। तो RHS में क्या गया ये, और LHS में क्या आ गया, LHS में क्या आ गया 3 इंटू 1 इज 3, 5 इंटू 1 5, फिर ऐसे ही ये हो गया 4 इस पूरे का स्क्वायर, और ये निकालना तो बच्चे को आता है 8 प्लस 4 12, 12 का स्क्वायर 144 इज द फाइनल आंसर। मतलब मैं बिना सॉल्व करे, मुझे तो ये करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं सीधे क्या बोलूँगा, तुमसे पूछूंगा इस ये जो एक्सपेंशन है 3x प्लस 5y प्लस 4z, इसकी पार मान लेते हैं 500, ठीक है। तो बताओ कि इसके जब हम इसको खोलेंगे पूरा बढ़िया करके खोल देंगे, एकदम बढ़िया करके खोल देंगे, 500 बार मल्टीप्लाई करके पूरा खोल देंगे, तो जितने भी इसके टर्म्स आएंगे उन सबके जो कोएफिशिएंट्स होंगे, जो एक्चुअल कोएफिशिएंट्स होंगे, जब उनको मैं जोड़ूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, सीधे सीधे 3 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 8 प्लस 4 12, 12 की पार 500, दैट इज द आंसर। अब बोलो इसको कहते हैं ट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिक कहते हैं ना, सही खेल गया समझ गए, इसको कहते हैं खेलना। ओके तो अब इसके ऊपर बेस करके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे, जो मज़ा आ जाएगा करने में।
वो करते हैं अगले वाले में, ठीक है। तो एक बार में फ्रेश होकर जल्दी से रिवाइज करके आना, फिर लाइन से करेंगे। देख पा रहे हो सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ, ये देख रहे हो कितने धुआंधार तरीके से मैंने लिख सकते हैं हम सारे के सारे। तो ये भी कर लेगा हर कोई वैसे हर कोई तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि हर किसी को पता ही नहीं है ये कंसेप्ट। इसके ऊपर बेस करके जो जो चीज़ें मैं तुमसे करवाने वाला हूँ ना, तुम भी कहोगे भाई मज़ा आ गया आज तो। ठीक है, चलो देन मिलते हैं अगले वाले में।